और 27 साल में से घोघा बाजार में रह रहा हूँ। आपके यहाँ मैं ट्रांसफार्मर का काम बहुत पहले भी किया हूँ। पप्पू जी जान रहे हैं, जीतन भाई लोग भी जान रहे हैं कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर 24 घंटा में, मैं यहाँ नहीं था, रेल पे जा रहा था, पप्पू भाई ने हमको बोला, लोग पैसा मांग रहे थे, लेकिन मैं रेल पे चलते हुए 24 घंटा में ट्रांसफर दिलवाने का काम किया था। कुछ ठीक है। मैं अभी एक जनता मंच ऐप बनाया। जनता मंच का मकसद है कि प्रत्येक गरीब के टोला टोला जाकर, प्रत्येक गरीब के गांव गांव जाकर उनके बीच एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, इन सारी विषयों पर उनको समझा के जागरूक करना और उनके भविष्य को उज्जवल करना। दोस्तों, आज हमारे देश में हमारे देश के नेता और हमारे देश के संपन्न लोगों के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना करते हैं, जिसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन हमारे देश के 80 करोड़ गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय की स्थापना कर दी गई है, जहां पर हमारे बच्चे घर से भी जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो घर में भी उनको शिक्षा नहीं मिलता है। क्यों? उनके पिताजी भी अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए हमारा गरीब का बच्चा घर से भी अंगूठा छाप बनकर जाता है और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी मैट्रिक और इंटर कर लेता है, उसके बाद भी अंगूठा छाप ही बना रहता है। इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं कि मेरे देश में दो समान शिक्षा नीति नहीं चलनी चाहिए। हमारे देश में एक समान शिक्षा नीति चलनी चाहिए। सबके बच्चे, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और हमारे देश के संपन्न लोगों का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे और हमारे देश का रिक्शा चालक, एक मजदूर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, तभी उस विद्यालय से हमारे देश के नेता और हमारे देश के संपन्न लोगों का भी बाल बच्चा वहीं से डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा और हमारा गरीब परिवार, एक रिक्शा चालक, एक मजदूर का भी बेटा और बेटी वहीं से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगी। इस विषय पे मैं आप लोगों को जागरूक करने आया। इसी प्रकार भाइयों, हमारे देश में दो चिकित्सा नीति है। चिकित्सा का मतलब हो गया इलाज, अस्पताल। हमारे देश के संपन्न लोग, हमारे देश के नेता लोग अपनी इलाज के लिए अच्छा प्राइवेट अस्पताल का स्थापना कर दिया है, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो पैसा खर्च करके तबीयत खराब होता है, अपना इलाज करा लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन हम सारे गरीबों के लिए, भागलपुर के हैं लोग, उनके लिए मायागंज सरकारी अस्पताल का स्थापना है, जहां पे हमारे गरीब परिवार का तबीयत अगर खराब होता है तो मायागंज जाते हैं और जब जाते हैं तो पता चलता है कि समय पे डॉक्टर नहीं आए। अगर डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड लिखा गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सीटी स्कैन मशीन खराब है। अगर 10 दवा लिखा गया तो 2 ही दवा वहां मिलता है, 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। और गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो वो इलाज के बिना एरी रगड़ रगड़ के मर जाता है। और इसका थोड़ा सा भी अफसोस हमारे देश के नेताओं और संपन्न परिवार को नहीं होता है। लेकिन जस्ट उल्टा होता है क्या कि जब हमारे देश के नेता को अगर छींक भी आ जाता है तो आप ही गरीब परिवार चिंतित हो जाते हैं कि हमारे देश के महान नेता को छींक आ गया, जबकि वहां आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य है एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा। अगर सबका इलाज अगर एक साथ सरकारी अस्पताल में होगा तो हमारा गरीब परिवार कभी भी इलाज के बिना मर नहीं पाएगा। डॉक्टर समय पे बैठेंगे, अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक लगेगा, सीटी स्कैन अत्याधुनिक लगेगा और जितना भी दवाई आपको लिखा जाएगा सब दवा वहां पर उपलब्ध होगा। आपको मार्केट से एक भी दवा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका भविष्य एक समान शिक्षा है, आपका भविष्य एक समान चिकित्सा है। 5 किलो अनाज नहीं है, 5 किलो अनाज आपका नहीं है। जब आपके बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनेंगे तो खुद आप हमारे सरकार को टैक्स दीजिएगा और अदर कंट्री को अगर दुख पड़ेगा तो आप 50 किलो अनाज देने योग्य बन जाइएगा। तो शिक्षा मिलेगा तब ना।
आपके यहाँ का बच्चा कोई इंजीनियर बन जाएगा तब ना, कोई एसपी बन जाएगा तब ना। लेकिन यही 5 किलो अनाज देकर आपके भविष्य का शिक्षा छीन लिया गया है। 5 किलो अनाज देकर आपके भविष्य का चिकित्सा छीन लिया गया है। हम गरीबों को जातिवाद और आरक्षण में बहकाया जाता है। अब आप आ जाइए जाति पर। हमारे देश में अभी 2 प्रथा बहुत जोरों पे है, जातिवाद और आरक्षण। आप यह बताइए, यहाँ पे जितने हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पे वोट दिए हैं, देते हैं ना। आप हमको बताइए, जब हम लोग जातिवाद के नाम पर आज तक वोट देते आए हैं, तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, सबका कोई ना कोई तो नेता बना होगा ना। कोई प्रधानमंत्री बना होगा, कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मुख्यमंत्री बना होगा, कोई सांसद बना होगा, कोई विधायक बना होगा ना। आप हमको यह बता दीजिए कि जिस नेता को हम अपने जात के नाम पर कह के वोट देते हैं कि ये मेरा भाग्य बदलेगा, है ना, एक भी जात का नाम हमको बताइए कि उसका नेता अपने जात का वोट दे दिया हो और 5 साल में अपने जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो। देश में है कोई जाति क्या? है क्या? है ना। तो जातिवाद का देखिए फायदा, नेता गरीब जनता के शरीर में सोने का पंख नहीं लगाता है, वो तो उसका लेता है, लेकिन वो अपना ही शरीर में खुद सोने का पंख लगा लेता है और अपने जाति के ऊपर उड़ता है, अत्याचार करता है। तो हम लोगों को जातिवाद में भी नहीं बहकना है, अपने भविष्य को देखना है कि हम गरीब हैं, हमारा भविष्य किस में है। तो एक समान शिक्षा मिलेगा, आपका बेटा आपकी बेटी डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनेगा, तब आपके शरीर में सोने का पंख लगेगा, आप समाज में ऊंचा उड़िएगा, तब लोग देखेगा कि अरे गरीब का उत्थान होने लगा। अब आप चले जाइए आरक्षण पे। मैं आरक्षण की बात करता हूँ। ये बताइए आप कि आरक्षण महिला को मिला है ना? यहाँ तो महिला लोग नहीं हैं, लेकिन आप लोगों से पूछते हैं, सरकार बोलती है ना कि महिला को आरक्षण दे दिए। आप हमको यह बताइए कि महिला को आरक्षण तो मिल गया, लेकिन हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां है ना, वो आकर एक भी झोपड़ी वाली महिला को ले गई। अरे 10 समाज में तो एको को महिला पढ़ी लिखी होगी ना गरीब की जी, है ना। एको महिला को निकाल के ले गई कि चलिए मेरे पार्टी से आप विधायक बनिए, आप गरीब का आवाज उठाइएगा, वहाँ गरीब का उत्थान कीजिएगा, एक समान शिक्षा की बात कीजिएगा, एक समान चिकित्सा का बात कीजिएगा। एको महिला को ले गया है क्या? गरीब झोपड़ी से ले गया है। जब भी वो ले जाता है तो मोहल्लों वालों को ले जाता है, जब भी वो ले जाता है तो राजघराने वाले की महिला को ले जाता है। इसलिए कि हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, अमीरों की पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर वहां गरीब की महिला अगर जीत कर जाएगी तो गरीब का उत्थान करेगी, इसीलिए गरीब की महिला को नहीं ले जाता है, वो ले जाता है महलों वालों को, राजघराने वालों को। इसलिए कि वो जब भी विकास करेगी, जब भी सोचेगी तो संपन्न परिवार के लिए सोचेगी, जब भी सोचेगी तो राजघरानों का विकास के बारे में सोचेगी। इसलिए मित्रों, आप लोगों को आरक्षण का एक महिला के बारे में हम बताएं। अब दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, हमारा आप गरीब का बच्चा, आरक्षण तो मिला हुआ है, शिक्षा में भी है, नौकरी में भी है। आप ये बताइए कि बच्चा जो गरीब का अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है और उसी समाज का जिसको आरक्षण मिला हुआ है, जो पैसा से है, उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना। तो जब कंपटीशन की बात आती है, सर्विस में बैठने की बात आती है, तो आपका भी बच्चा बैठता है और उनका भी बच्चा बैठता है। आपका बच्चा जो आरक्षण मिला हुआ है 590 अंक लाएगा, 60% लाएगा, क्योंकि तो खुद अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन आप ही के जो जात हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनके बच्चे जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लाते हैं 60 अंक 70 अंक और डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनते हैं। और आपका बच्चा जो वहां से छटता है ना, तो आप जो मजदूरी करते हैं, ईंटा पाते हैं, डेली कुदारी करते हैं, वही बच्चा अपने भविष्य को कोसते हुए डेली कुदारी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि आप भी उसको कोसते हैं कि हम तुमको पढ़ाए, स्कूल भेजे, लेकिन आज कौन सा ऐसा कारण हुआ कि अगले का बच्चा निकल गया और तुम वहां से छट गए, चलो मेरे साथ डेली कुदारी और मजदूरी करने के लिए। बताइए, यह हमारे गरीब परिवार में ऐसा हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, आज ही नहीं। इसलिए
आप लोग आरक्षण में भी नहीं बहकिए। आप बस एक ही सिद्धांत रखिए कि आपका अगर उत्थान है, गरीबों का उत्थान है, एक समान शिक्षा है। आपका उत्थान है तो एक समान चिकित्सा है, न जातिवाद है और न आरक्षण है। अब आप चले जाइए आप 5 किलो अनाज पे। अभी हम लोगों को हमारे देश में मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को। आप ये बताइए जो 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ गरीब कह के जो दे रहे हैं, उसमें से एक आदमी ऐसा निकला क्या कि मोदी जी से पूछा हो कि माननीय मोदी जी थोड़ा ये तो बता दीजिए कि ये 5 किलो अनाज आप लाते कहाँ से हो, हमको देते कैसे हो? एक भी आदमी नहीं पूछा। अब मोदी जी बताए भी नहीं। क्यों? कि मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश जो है ना मुफ्त का खाता है जब गरीब, तो मुफ्त का वोट देता है। इसलिए मुफ्त का खिला के हमको मुफ्त में वोट लेना है। आप में जागृति कैसे वो पैदा करेंगे? अगर जागृति पैदा कर देंगे, वो बताने लगेंगे कि ये 5 किलो अनाज हम कहाँ से लाते हैं और आपको कैसे देते हैं, तो आप वोट नहीं दीजिएगा। इसलिए उनका मकसद है कि गरीबों को गरीब बनाकर 5 किलो अनाज देकर हमको वोट लेना है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 किलो अनाज कहाँ से लाते हैं और आपको कैसे देते हैं और आप कितना कर्ज में डूबे हुए हैं। मित्रों, मोदी जी के पास कोई नोट का गांच है? नहीं है क्या कि गांच को हिलाए, नोट की बरसात हुई, बोरा में भर लिए, 22 रुपये किलो अनाज खरीद लिए और हम 80 करोड़ गरीबों में बांट दिए? ऐसा है क्या? हम गरीबों से मुफ्त का खिलाकर 5 किलो अनाज पर और मुफ्त का वोट लेने के लिए हमारे मोदी जी विश्व बैंक से कर्जा लिए हुए हैं। विश्व बैंक से कर्जा लिए हुए हैं और वो कर्जा किस पे जाता है? आम नागरिक पे जाता है। आम नागरिक पे जाता है। वो अपने ऊपर कर्ज नहीं लेते हैं, आम नागरिक के ऊपर कर्ज लेते हैं। और वो इतना कर्ज ले लिए हैं 5 किलो अनाज खिलाकर कि हमारा प्रत्येक नागरिक भारत देश का 1,40,000 रुपया के कर्ज में डूबा हुआ है। अगर कोई यहाँ पर विद्यार्थी हैं तो जरूर जानते होंगे। आप ये बताइए, अब यही में अगर कोई विद्यार्थी चाहे कोई आदमी पूछ दे कि मोदी जी अगर 1,40,000 रुपया उनका कर्ज होता मेरे ऊपर, तो हमसे जरूर मांगते, जरूर लेते। वो ले रहे हैं, लेकिन आप में शिक्षा नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। वो ले रहे हैं। आप हमको बता दीजिए हमारे देश में महंगाई कितनी चरम सीमा पे है? सब चीजों पे एक भी चीज ऐसा नहीं है कि गरीब के थाली में आसानी से चला है। सब चीज पे महंगाई है। बताइए आप दे रहे हैं कि नहीं? मोदी जी आपसे वसूल रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, है ना? तो ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कमी है हम गरीबों में, इसलिए गरीबों को एहसास नहीं हो रहा है। मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं, शिक्षा जो है, हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा करते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, उस पर भी मेरा देश पहला देश ऐसा है जिस पर जीएसटी लगा हुआ है। क्या भाई? है ना? 18%। आप बताइए, जीएसटी लगा हुआ है। आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है ना? तो उनको एक समान शिक्षा देना चाहिए कि 5 किलो अनाज देना चाहिए। लेकिन वो, मैं तो बोल रहा हूं कि उनका नीति है कि मुफ्त का नहीं खिलाएंगे तो मुफ्त का गरीब वोट देने वाला नहीं है। तो जागरूकता आप में आनी चाहिए। आप क्यों मुफ्त में खाइएगा? आप बोलिए कि एक समान शिक्षा दीजिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। एक समान चिकित्सा दीजिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। वो भागेंगे। कभी एक समान शिक्षा वो लागू करने के मूड में नहीं है। अगर एक समान शिक्षा लागू कर देंगे तो उनकी नीति फिर कहाँ चली जाएगी? धरातल में चली जाएगी। क्यों? कि वो फिर क बोलेंगे तो आप ग समझ जाइएगा। लेकिन अभी इसलिए शिक्षा से आपको वंचित रखे हुए हैं कि वो क बोले तो आप क ही समझिए। इसके इधर उधर आपको समझने की शक्ति आप में न है। अब मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मैं बता देता हूँ कि हमारे मोदी जी एक तरफ से बोलते हैं कि हम भारत देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और वही मोदी जी दूसरे तरफ से क्या बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग बास करते हैं। हम 5 किलो अनाज देते हैं तब उनका चूल्हा जलता है और उनके पेट की आग बुझती है। आप बताइए, हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब पहुंचने को है। 1.5 अरब पहुंचने को है। मोदी जी बोलते हैं कि 80 करोड़ गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि मध्यम वर्ग भी गरीब तबके में आता है। मध्यम वर्ग गरीब तबके के लोगों को मिलाकर संख्या हमारे देश में लगभग 100 करोड़ है। जिस देश में, मैं मोदी जी की ये बात ले लेता हूँ, जिस देश में 80 करोड़ तबका गरीब हो, वह देश विश्व गुरु बन जाएगा। वह देश विश्व गुरु बनेगा? आप ये बताइए, विद्यार्थी से मैं पूछता हूँ,
अदर कंट्री के कितने विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे देश में आते हैं? कितना आते हैं बताइए आप, कितने आते हैं? नहीं के बराबर। लेकिन हमारे देश से कितने विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं? बहुत सारे। लेकिन फिर भी मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। दूसरे देश के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए हमारे देश में आते हैं, थोड़ा बता दीजिए। एक भी नहीं। लेकिन हमारे देश से बहुत संपन्न और हमारे नेता लोग जाते हैं दूसरे देशों में इलाज कराने के लिए, फिर भी मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी और किसी पौआ की बात नहीं करने आया हूँ। आपको जगाने का तात्पर्य है कि जब तक सारी मुद्दे पे हम आपको न बता दें, आपके दिमाग में न बैठा दें, क्योंकि आपके पास भी शिक्षा नहीं है, तब तक आप जागरूक नहीं होइएगा। इसीलिए हमको इतना दूर तक जाना पड़ता है समझाने के लिए। इसलिए मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं, अभी देख रहे हैं बिजली का, हमारी ये सरकार पहले बोली थी क्या कि बिहार में लालटेन युग है। हम बिहार वासियों को लालटेन युग से बिजली की ओर ले जा रहा हूं, और सही में घर घर बिजली दिया गया। लेकिन आज हमको बता दीजिए कि वही मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगा रही है, गरीब के झोपड़ी में भी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब के झोपड़ी में भी मीटर लगाना शुरू कर दी। पहले का जो मीटर लगा हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के घर में, तो बिजली बिल जो आता था, गरीब के पास बराबर पैसा रहता है क्या आप लोगों के पास? नहीं ना रहता है। तो इस महीना का जो बिजली बिल आता था, पैसा नहीं रहता था, तो इस महीना का अगले महीना भी आप देते थे ना। लेकिन फिर भी सरकार आपको छोड़ती नहीं थी। इस महीना का बिजली बिल जो अगले बार आप देते थे, तो अगले बार जो सरकार भेजती थी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भेजती थी, लेकिन फिर भी गरीब तबका दे देता था। लेकिन आज वही सरकार स्मार्ट मीटर लगा दी। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, है रिचार्ज, तब तक चला, नहीं तो कहानी खत्म। उसी प्रकार आप स्मार्ट मीटर के बारे में जानते हैं गरीब लोग क्या समझता था? गरीब लोग यही समझता है कि स्मार्ट मतलब लोग बोलता है ना कि सुंदर, बहुत सुंदर मीटर हमारे यहाँ लगेगा। सही में वो सुंदर तो है, लेकिन उसका काम इतना काला है, उसका दिल इतना काला है कि आपके घर के गरीब के घर का टोटल संपत्ति जो है ना, पैसा रिचार्ज करने में चला जाएगा। गरीब बेचारा अपने बच्चे को पढ़ाएगा क्या और अपने भविष्य को सुधारेगा क्या? समझ गए? ये स्मार्ट मीटर का जो है ये है। तो अब सरकार क्या कर रही है कि किरासनो तेल काट दी, बिजली देके तो किरासनो तेल काट दी, लालटेन नहीं जलाइएगा, हम बिजली में ले गए। लेकिन अब वही सरकार मित्रों, अब वही सरकार आपको कहां ले जा रही है? स्मार्ट मीटर लगाकर मोमबत्ती युग में ले जा रही है। मोमबत्ती युग में आप लोगों को ले जा रही है वही सरकार, गरीबों की सरकार, जो अपने आप को बोलती है कि मैं गरीबों की सरकार हूँ। और वो भी मोमबत्ती 12 रुपया पीस है। 12 रुपया पीस है। बताइए गरीबों का भविष्य कहाँ जा रहा है? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप जिस प्रकार आश्वासन किए थे कि हमारा बिहार लालटेन युग से बिजली की ओर जा रहा है, कृपया आप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के झोपड़ी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम न करें। इनको इस मुसीबत से आप बचाएं। और आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, अगर आप नहीं समझे तो यह गरीब जनता आप धीरे धीरे जग रही है और आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। और जब आंदोलन यही गरीब जनता करेगी, आप कहां जाएंगे? आप समझ जाइए, 2025 कोई दूर नहीं है। इसलिए आप स्मार्ट मीटर कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में न लगाएं और गरीब का जो है चेहरे, इस मीटर को रोक के गरीब का चेहरा जो है मुस्कान पर ला दें। हमारा यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। अब मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, मैं कुछ शायरी और कुछ दोहा लिखा हूँ नेताओं के ऊपर, आपका आवाज पहुँचाने के लिए। मैं मोदी जी को लिखा हूँ, माननीय मोदी जी, हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है, फिर हमारे भारत देश के सारे गरीब देशवासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है? मित्रों मैं बोलता हूं, आप गरीब हैं, आप जब किसी नेता का नारा लगाते हैं, किसी का झंडा हाथ में उठाते हैं, तभी उनका घर का दरवाजा खुलता है और वो आपके तरफ आकर्षित होते हैं, चलते हैं। अगर
आप नारा बंद कर दीजिए अपनी, उनका झंडा नहीं उठाइए हाथ में, क्योंकि आपका उत्थान होता ही नहीं है। आपके बच्चे अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपका इलाज का भविष्य सरकारी अस्पताल है, जहां पर डॉक्टर समय पे नहीं रहते हैं, जब वहां दवा नहीं मिलता है, अल्ट्रासाउंड खराब रहता है, सीटी स्कैन खराब रहता है। जब आप उनका नारा नहीं लगाएंगे तो उनका दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा और आपका दरवाजा खुलेगा, आपका भविष्य का दरवाजा खुलेगा, आप विश्व गुरु बनेंगे, आपका बच्चा डीएम एसपी और डॉक्टर बनेगा। इसलिए आप लोग अपने लिए, इसलिए मैं नेताओं को बोल रहा हूं, गरीब जनताओं का नारा बंद, गरीब जनताओं का नारा बंद, हमारे देश के नेताओं का दरवाजा बंद। मित्रों, मैं बोलता हूँ प्राइवेट स्कूल वाले को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल वाले को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से देश के सरकारी स्कूल की कहानी ही मर गई। मित्रों, मैं एक दोहा लिखा हूं, आज देखिए शिक्षा क्या करा रहा है, शिक्षक रो रहा है, शिक्षा को ऐसा गुलाम बना लिया गया है कि शिक्षा रो रहा है। देखिए मैं लिखा हूं एक दोहा, खुद जनता मंच में लिखा हूं, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा देखिए रो कर क्या बोलता है, मैं शिक्षा हूं मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूं मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी गंदी राजनीतियों में, मैं शिक्षा हूं देख मुझे बांट ना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ मैं शिक्षा हूं मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की, क्योंकि मैं ही वो आधार हूं जो सब में समा जाऊं। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं। हमारे देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों? हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, सभी गरीबों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब देशवासियों का, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक महोदय से, फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान। साथियों, हमारा देश गरीबों का देश है, हमारा देश किसानों का देश है। मोदी जी को, किसान को माने जो सम्मान निधि योजना मिलता है 2000 रुपया, साल में 6000 रुपया, किसान को वो चीज नहीं देना चाहिए। किसान को फ्री में बिजली देना चाहिए, किसान के लिए खाद सस्ता करना चाहिए, किसान के लिए बीज सस्ता करना चाहिए, और किसान को ऐसा तकनीक ला कर देना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जो किसान 1 एकड़ में 100 मन अनाज उपजा रहा हो, वह किसान 150 मन अनाज उपजाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये 6000 रुपया किसान को जरूरत नहीं है कि आप कर्ज ले रहे हैं विश्व बैंक से और किसान को 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। किसान को 150 अनाज उपजाने का तकनीक दीजिए, खाद सस्ता कीजिए, बीज सस्ता कीजिए, उनको बिजली फ्री दीजिए, तब हमारे किसानों का उत्थान होगा, तब हमारा किसान आगे बढ़ेगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत कुछ से समझाया, और गरीब तबके में शिक्षा है, इसलिए पहले गरीब तबका घर से निकलना नहीं चाहता कि क्या बोलेगा, मैं क्यों कि मैं फ्री में अनाज देने नहीं आया हूँ,
लेकिन मैं जो चीज आपको दे रहा हूं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप लोग भी हैं, हिंदुस्तान के एक भी कोना में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मैं आपको बांटने आया हूं वो अपने घर से निकलकर आपके बीच आए और बांटे। आप हमको बता दीजिए, कोई नेता बोला है क्या कि हमारे देश में एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए? कोई बोला है क्या कि गरीबों के इलाज के लिए एक समान चिकित्सा लागू होना चाहिए? कोई बोला है? कोई ऐसी पार्टी है क्या कि गरीबों की महिला को उठा कर ले गई हो, अपने पार्टी से टिकट दे दी हो और विधायक बना दी हो? नहीं बना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग अपना भविष्य बर्बाद कर लिए, बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं कीजिए। बाल बच्चे के उत्थान के लिए आप एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और जातिवाद नहीं और आरक्षण नहीं, मुफ्त का खाइए नहीं और मुफ्त का वोट दीजिए नहीं, आपका तकदीर चमक जाएगा। मैं जनता मंच, मेरा जनता मंच ऐप है, यह मेरा आवाज, यह मेरा बुलंद आवाज, और आप गरीबों को जगाने के लिए मेरा पूरे देश में यह आह्वान चलेगा। आज मेरा आपके यहाँ 12वां अभियान है, कल मेरा कुदवार में 2 जगह है, लोग चल के आ रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं गरीब तबके के लोग वो चल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ गरीबों को जागरूक कीजिए। मेरा राजस्थान से बुलावा आया है, यूपी से बुलावा आया है, क्योंकि यूट्यूब मेरा जनता मंच से है। आप लोग यूट्यूब को देखिए, जनता मंच इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, लोगों में अभी आपको दिखा दूंगा। और इसी प्रकार में मित्रों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे मोबाइल में एक लेटर है मंत्री जी का, जो पुल मैं आपको दिया था 2018 में, मैं अपनी पत्नी को खड़ा किया था, आप लोगों ने हमसे पुल मांगा था कि हमारी छोटी गंगा में पुल बनना चाहिए संतोष बाबू, लेकिन मैं बोला था कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जब आशा आप लोग हमसे करते हैं तो कुछ नहीं रहने के बाद भी मैं प्रयास करूंगा कि यह पुल की मुस्कान आपको दूंगा, क्योंकि दीरा में आपका खेती पड़ता है, दीरा में आपका भविष्य पड़ता है। आप अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए, आप अपना फसल लाइए, समय पे बुआई कीजिए, नाव से जो जाते हैं नाव से दुर्घटना आपकी न हो। मैं लेटर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ लोग इसमें थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहे हैं, थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहे हैं। अगर आप जागरूक नहीं बनिएगा तो मैं अल्पसंख्यक हूं, अल्पसंख्यक का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ का दामाद हूं, मैं उस जनता में पीसने नहीं जाऊंगा, है ना। आप ही ले सकते हैं अपना अधिकार, मैं लाकर दे दिया हूं, युवा हैं, युवा पढ़ लेंगे। 24/1/2018 को हमारे नाम से लेटर मिला हुआ है पुल का, इधर नापी भी हो गई है ना। बहुत सारी मुद्दा है जो बैठकर सारी चीजों का वीडियो तो मैं बना नहीं सकता हूं, बहुत सारा चीज ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता हूं, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए आप लोगों का उत्थान, एक समान शिक्षा, और जिसको अगर पसंद है कि आप जनता मंच से जुड़िए, मेरे पास रजिस्टर है, आप मेरा नंबर लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप और अपने अभियान से जोड़ देता हूं। और मैं यह कसम खाया हूं, हमको कुछ नहीं लड़ना है, न मुखिया का चुनाव लड़ना है, न विधायक का चुनाव लड़ना है, न सांसद का चुनाव लड़ना है, लेकिन मेरी एक लालसा जरूर हो गई है कि अब हमारे देश में संपन्न की सरकार नहीं चाहिए, अब हमारे देश में महलों वालों का नेता नहीं चाहिए, अब हमारे देश में झोपड़ी वाला का बेटा विधायक बनकर जाएगा, अब हमारे देश में झोपड़ी का बेटा और बेटी सांसद बनकर जाएगी, तब वहां जाकर वो आवाज उठाएगी कि हमारे देश में एक समान शिक्षा चाहिए, हमारे देश में एक समान चिकित्सा चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में गरीबों की संख्या विशाल है, संपन्न लोग वोट नहीं देने जाता है क्या? इसलिए नहीं देने जाता है क्योंकि गर्मी सहने की क्षमता उसमें नहीं है, सर्दी सहने की क्षमता उसमें नहीं है, बरसात सहने की क्षमता उसमें नहीं है। अगर यह तीनों मौसम सहने की अगर क्षमता है तो आप सभी गरीब वासियों में है। गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं और सर्दी भी सहते हैं, और अपने भविष्य को बदलने के लिए 200-300 की जो दिहाड़ी करते हैं इलेक्शन में वो भी छोड़ देते हैं और लंबी कतार में लग जाते हैं कि जिस नेता को अपना मैं वोट देने जा रहा हूँ वो नेता मेरा तकदीर बदलेगा, वो मेरा तकदीर बदलेगा, लेकिन आज तक हो नहीं पाया है। तो आप अपनी गर्मी में रखा था, तो आप अपनी तकदीर बदलने के लिए वही मांग कीजिए, कोई भी आए नहीं करने के लिए एक गर्मी में रखे, एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद में नहीं जाना है, आरक्षण में नहीं बहकना है। अब बताइए आप लोग, मैं पूछता हूँ, हमारा बात आप लोगों को पसंद आया? आप लोग जनता मंच के मेंबर
1 रुपया नहीं, फ्री में सदस्यता कराना दोस्त। इस मिशन को इतना आगे बढ़ाइए कि देश में भूचाल आ जाए। इसलिए भूचाल आ जाए क्योंकि मेरा देश जब आजाद हो रहा था उस समय मेरे देश की संख्या 31 करोड़ थी और आज हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब हो गई। उसमें 100 करोड़ गरीबों की संख्या है और एक समान चिकित्सा ये 100 गरीबों का आंदोलन हो गया है। जब 100 गरीब का आंदोलन हो गया है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन न हो गया आजादी से, बहुत बड़ा आंदोलन न है। तो जब तक आप जगेंगे नहीं, आंदोलन में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक कैसे आपको सफलता मिलेगा। इसलिए आप लोग हमारे कंधा पर सिर्फ हाथ रखिए, मैं तो चल रहा हूं, आगे चलता जाऊंगा। अब पूरे देश में आंदोलन फैलाने का मैं ठान लिया हूं। ये होगा। इसलिए यही से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आज मैं घोघा पंचायत के मिर्जापुर गांव गरीबों के टोला में यह मेरा 12वां अभियान हुआ और मेरे अभियान से सभी ग्रामीण जनता, गरीब ग्रामीण जनता मेरे अभियान को सुनकर बहुत खुश हुए और ये लोग एक स्वर में कहे कि हम अपने भविष्य, अपने बच्चे को ढील में एक समान चिकित्सा के लिए आपके साथ आना चाहता हूं। एक समान चिकित्सा के लिए हम आपके साथ आना चाहता हूं और गरीब का बेटा और गरीब की बेटी, गरीब की पतोह जो पढ़ी लिखी है, अब वह झोपड़ी से निकलकर विधायक बनेगी और सांसद बनेगी। तब हमारे देश का तस्वीर बदलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। मैं संतोष दुबे, जनता मंच, घोघा, भागलपुर। धन्यवाद।